ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में पॉवर्टी को खत्म कर लिया था। इकोनॉमिक्स, अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो है गिनी मल्टीप्लायर एंड लॉरेंज कर्व के बारे में। लॉरेंज कर्व, let me ask some questions from the Lorentz curve as well as the Gini multipliers. Lorentz curve and Gini coefficient. अगर अगर ये कोई ग्राफ है, ग्राफ में एक तरफ रहता है इनकम इनकम एट परसेंटेज और एक तरफ रहता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन परसेंटेज। बीच से इस ग्राफ को 45 डिग्री के एंगल से जो लाइन गुजरती है उस लाइन को क्या कहते हैं? परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। परफेक्ट इक्वलिटी लाइन, ठीक है। परफेक्ट इक्वलिटी लाइन। यहाँ इक्वलिटी इनकम और पॉपुलेशन के बीच में इन इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उस लाइन को क्या कहते हैं? उस कर्व को क्या कहते हैं? लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व तो पूछेगा लॉरेंज कर्व क्या गरीबी को बताता है कि देश में इनइक्वलिटी को बताता है? गुड, लॉरेंज कर्व हमेशा इनइक्वलिटी को बताता है, क्योंकि यहाँ जो हमने स्केल लिया हुआ है वो क्या है? एक तरफ है इनकम और एक तरफ है पॉपुलेशन। यानी यहाँ नीचे अगर हम देखेंगे तो बहुत कम इनकम में मैक्सिमम पॉपुलेशन सफर करती है और बहुत अधिक इनकम का यूज बहुत कम पॉपुलेशन यूज करती है, ठीक है। यानी कि किसी भी देश में इनकम और पॉपुलेशन के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके का है वो बताता है हमारा लॉरेंज कर्व, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर लिख दूं कि लॉरेंज कर्व क्या बताता है? देश के अंदर इन इक्वलिटी को बताता है, ठीक है। अच्छा बता, लॉरेंज कर्व अगर 45 डिग्री की तरफ जाएगा तो देश में इनइक्वलिटी घटेगी या बढ़ेगी? 45 डिग्री की तरफ इनइक्वलिटी घटेगी, ठीक है। इनइक्वलिटी घटेगी। ये लाइन क्या होता है? परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन। परफेक्ट इन इक्वलिटी लाइन, ठीक है। यानी कि अगर ये लॉरेंज कर्व ऐसे दूर आते गया तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लॉरेंज कर्व परफेक्ट इनइक्वलिटी लाइन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब कि देश में इनइक्वलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर वही लॉरेंज कर्व हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है 45 डिग्री की तरफ, तो इनइक्वलिटी घट रही है। बस समझ में आ गया? हाँ, तो लॉरेंज कर्व देश में इनइक्वलिटी के बारे में बताता है। अब अगर हम बात करें कि एक और ये ग्राफ है, सेम ग्राफ, बीच से जाने वाली लाइन को क्या कहेंगे? इक्वलिटी लाइन। इक्वलिटी लाइन। और ये जो देश में इनइक्वलिटी को बताता है इस लाइन को क्या कहेंगे?
लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व। अगर मैं इस लॉरेंज कर्व और 45 डिग्री के बीच के एरिया को ए कह दूं और बीच नीचे वाले को बी कह दूं, जहां पॉपुलेशन होता है, ये वाला लाइन क्या कहलाता है? परफेक्ट इन इक्वलिटी लाइन। ठीक है, परफेक्ट इन इक्वलिटी लाइन। ठीक है, तो देख, अगर मैं कहूं कि गिनी मल्टीप्लायर, गिनी होता है ए अपॉन ए प्लस बी, तो बता, अगर ये लॉरेंज कर्व 45 डिग्री की तरफ चला गया या 45 डिग्री वाले लाइन पे चला गया, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में देश में इनइक्वलिटी रहेगी या इनइक्वलिटी एकदम खत्म हो जाएगी? इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इक्वलिटी आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ जितना है उतना यहाँ, यहाँ जितना उतना यहाँ, जितना लोग उतना पैसा, तो इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी। ए की वैल्यू 0, तो इनइक्वलिटी खत्म, आ जाएगी इक्वलिटी। इक्वलिटी आने का मतलब इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहेगा कि गिनी जो कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट 0 की तरफ बढ़ता हुआ अच्छा होता है या 1 की तरफ बढ़ता हुआ अच्छा होता है? 0 की तरफ। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया था केस 1 में, केस 1 में अगर ए 0 तो गिनी क्या आता है? 0। और केस टू में क्या था? अगर बी 0 तो गिनी क्या आता है? 1। तो परफेक्ट कंडीशन कब होगा? जब 0 होगा तब या 1 होगा तब? परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट इक्वलिटी, इक्वलिटी। बस समझ में आई? इतना हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, ओके। अब देख, हम समझते हैं, हमने एक बार बात करी थी इनकम के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम। उस वक्त मैंने नेशनल इनकम के बारे में कुछ हद तक बताया हुआ था, लेकिन नेशनल इनकम को कौन कौन से मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। सिर्फ हमने प्रोडक्शन मेथड के बारे में देखा था उस वक्त। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? हाँ, एक मिनट। ओके, तो हमने एक बार पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में। आज हम लोग नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम, जैसे हमारे घर में पैसा आता है, ठीक है, जितने लोग कमाते हैं, तो उन सारे लोगों के इनकम को जोड़ दिया जाता है, तो हमारे घर का इनकम होता है। वैसे ही पूरे भारत देश में, हमारे देश में जो पैसा जहां जहां से आता है, उनके पैसों को अगर जोड़ करके हम निकालेंगे तो वो भारत का पैसा कहलाता है, यानी हमारे राष्ट्र का, नेशन का पैसा कहलाता है। ठीक है, अब देख, भारत में मैंने बताया था कि भारत में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो लेट मी शो यू कि भारत में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो भारत में जो पैसा आता है, जो इनकम होता है, वो मेजरली 4 सेक्टर से आता है, जिसमें हम कहते हैं कि एक जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर वहां से आता है। दूसरा होता है जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर, वहां से आता है। तीसरा चीज होता है कि भारत में कोई कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट, वहां से आता है। और चौथा है कि भारत में इन्वेस्टमेंट हो,
इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो। इन चार जगहों से भारत में पैसा आएगा। अब देख, कोई भी प्राइवेट सेक्टर रहेगी या पब्लिक सेक्टर होगी, कॉर्पोरेट होगी, या कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इनके लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चीजें वो क्या क्या है, जैसे नंबर एक, कोई भी आदमी रहेगा, लैंड खरीदेगा, लेबर लगाएगा, लिक्विडिटी लगाएगा यानी पैसा, लिक्विडिटी यानी पैसा, ठीक है। और चौथा, वो जो लगाएगा पैसा वो खुद रहेगा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ? ये चार जो फैक्टर हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर, यानी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ये चार चीजें रिक्वायर्ड है। तो कोई प्राइवेट कंपनी लगाएगा, कोई प्राइवेट कंपनी होगा, उसको भी लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। पब्लिक सेक्टर होगी यानी गवर्नमेंट की, जैसे रेलवे है, तो रेलवे के लिए जमीन चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, पैसा लगाने के लिए चाहिए, तभी तो जो कि ट्रेनें आएंगी, सीट बनेगा, उसमें जो कि सिग्नल दिखाया जाएगा, और वो पैसा लगाएगा कौन, तो हमारी भारत सरकार, तो एंटरप्रेन्योर हो जाएगी। ऐसे कॉर्पोरेट हो गए बड़े बड़े, जैसे अंबानी अडानी हो गए, तो इन लोग के लिए भी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, एंटरप्रेन्योर। और कोई इन्वेस्टमेंट भी करेगा भारत में, तो भी उसके लिए लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज को बनाने के लिए, ठीक है। तो देख, अब इस देश में पैसा आएगा कैसे, तो पैसा आएगा इन चार सेक्टर से। उनके लिए जरूरी क्या है, ये चार फैक्टर, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर हैं। बात समझ में आ रही है? इन चार फैक्टर है। अब इन चारों फैक्टर से जो हमें पैसा मिलेगा, या इन चारों सेक्टर से जो हमें पैसा मिलेगा, वो पैसा हम किस किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, किस किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको हम देखते हैं। देख, यानी कि इनडायरेक्टली हम नेशनल इनकम को कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम, मेथड्स टू मेजर द नेशनल इनकम। जैसे तेरे घर में जब पैसा आता है तो उसकी काउंटिंग होती है कि नहीं, तू पैसा कहां कहां से आया है। वैसे ही देश में पैसा आएगा तो उसकी भी काउंटिंग होगी ना, कि कहां कहां से पैसा आया है। तो कितने तरीके हैं काउंट करने के, वो समझते हैं। देख, पहला तरीका होता है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा तरीका होता है ये इनकम मेथड, इनकम मेथड। तीसरा तरीका होता है कंजम्पशन मेथड, कंजम्पशन, या इसी को एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड। और चौथा होता है वैल्यूएशन मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। बात समझ में? नेशनल इनकम को मेजर या काउंट करने के कितने मेथड हैं? अरे बाबा, मेजर कर, या तेरे घर में पैसा आता है तो उसको काउंट करती है, तो मेजर मेजर बोलूं या आसान भाषा में काउंट बोलूं, एक ही मतलब है ना। ठीक है, तो नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने मेथड, कौन कौन से? अब देख, तेरे घर में पैसा आएगा, तेरे घर में पैसा आएगा तो वो कहां से आएगा, या तो तू किसी चीज को बनाएगी, ठीक है, तू किसी चीज को बनाएगी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्रोडक्ट, या तू किसी चीज की सर्विस देगी,
सर्विस देगी। जैसे तू क्लिनिक पर काम करती थी, लोगों को इंजेक्शन लगाती थी, ठीक है, बिल जो कि सेटलमेंट करती थी, तो तू उनको क्या देती थी? सर्विस देती थी। मम्मा ने जो कि घर पे वो खाना बनाने वाला सिस्टम चालू किया था, तो वो लोगों को क्या बना कर देती थी? खाना बना कर देती थी, यानी वो खाना प्रोड्यूस करती थी, बरोबर। तो देख, दुनिया में कहीं अगर पैसा आता है तो यही दो तरीके होते हैं, या तो तुम किसी चीज को प्रोड्यूस करो या सर्विस प्रोवाइड करो, सर्विस दो। बात समझ में? हाँ, पैसा कहाँ से आता है? या तो तुम कोई चीज प्रोड्यूस करो या सर्विस दो, ठीक है। हाँ, अब हम समझते हैं कि प्रोडक्शन मेथड से कैसे नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है, ठीक है। देख, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो किसी भी देश में प्रोडक्शन को दर्शाने के लिए या प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या क्या है? प्रोडक्शन मेथड, किसी भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है? अरे, जीडीपी का क्या मतलब होता है? जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। किसी भी देश में प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए हम लोग देखते हैं किसी भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उस देश की या तो जीडीपी देखते हैं, या तो जीएनपी देखते हैं, या तो एनडीपी देखते हैं, या तो एनएनपी देखते हैं। यही सब तो है प्रोडक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। प्रोडक्शन के लिए हमने यही सारे फैक्टर देखे थे ना कि भैया प्रोडक्शन हो रहा है देश में, तो हम उस देश की जीडीपी देख लें, इसलिए हम उस देश में अगर इंडस्ट्री लगाएंगे तो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो उस देश की जीडीपी से पता चल जाएगा। हाँ, खाली देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में पता करना है तो जीएनपी को देख लो, है ना, जीएनपी को। और अगर बेहतरीन तरीके से एकदम देखना है जिसमें टूट फूट वगैरह सब निकाल वगैरह देना है कि कितना सच में प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर, तो हम लोग एनएनपी को देखते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड में जब मैंने नेशनल इनकम के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि सबसे बेहतरीन कौन सा होता है? एनएनपी, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? ये इसको कैसे निकालेगी? हाँ, जीएनपी, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन क्या दे देगा? एन एन पी। अब देख, तुझे अगर देश का पैसा निकालना है प्रोडक्शन मेथड से, यानी कि भारत के अंदर कुल कितनी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है और उसका जो पैसा है कौन सा हमारे काम आएगा, बाहर की फॉरेन कंपनी ले जाएगी, वो सबको निकाल देना है। क्योंकि एनएनपी क्या करता है, हमारे देश के अंदर का ही सारा का सारा पैसा, है ना, देश के अंदर का सारा पैसा वो हमारे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तू क्या करेगी, यानी कोई भी प्रोडक्ट बना देश के अंदर, भारत के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बना, कोई भी प्रोडक्ट बना तो उसका देख लेगी कि कितना कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो फैक्ट्री से कोई चीज बनेगा, फैक्ट्री से कोई चीज बन के निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कॉस्ट को क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ये जैसे ही निकल के जाएगा बाहर उस पर सरकार क्या ठोक देगी? टैक्स। अगर अगर ये जो फैक्ट्री से तूने बाहर गया है वो लग्जरी चीज है, मतलब कि जैसे चॉकलेट है, बिस्कुट है, तो उस पर सरकार ठोक देगी टैक्स। लेकिन तेरी फैक्ट्री से निकला है कोई एग्रीकल्चरल चीज या एजुकेशनल चीज, ठीक है, एग्रीकल्चरल या एजुकेशनल, जैसे फर्टिलाइजर है, तो उस पर सरकार क्या देगी? सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी। यानी अगर तुझे देखना होगा कि भाई
नेशनल इनकम को मैं प्रोडक्शन मेथड से अगर मुझे निकालना है तो ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी वो पता करना होगा। तो ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तुझे पता करना होगा, यानी जो फैक्ट्री में बना हुआ कॉस्ट है वो कैसे निकलेगा। तो तूने पता है कि भाई जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये बाहर गया NNP वाला एट फैक्टर कॉस्ट वाला, इसमें सरकार ने क्या ऐड कर दिया था, सब्सिडी। अच्छा सुन, तुझे उस तरीके से समझाता हूँ। जैसे टैक्स ऐड किया था तो बन गया था मार्केट प्राइस, ठीक है। जैसे ही फैक्ट्री में टैक्स ऐड किया, ये क्या बन गया, मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस। या अगर सब्सिडी को घटा दिया तो भी बन गया मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देख तू क्या करेगी, तू ऐसा करेगी कि NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें जोड़ेगी टैक्स और घटाएगी सब्सिडी, ठीक है। लेकिन तुझे मार्केट प्राइस की वैल्यू नहीं चाहिए, तुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए। एक्चुअल वैल्यू जो फैक्ट्री से निकलते ही किसी प्रोडक्ट की है, बात समझ में नहीं, फैक्ट्री से निकलते ही किसी प्रोडक्ट की है तो इसको यहीं रहने देगी, इन सबको इधर ला देगी। तो क्या हो जाएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस ऑफ टैक्स प्लस ऑफ सब्सिडी हो जाएगा। और यही तेरा क्या बता देगा, नेशनल इनकम। ऐसे ही जितनी भी चीज निकलेगी उस चीज का प्राइस तू यहाँ से ऐड करके निकाल लेगी, तो तुझे उस देश का क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम बाई प्रोडक्शन मेथड। अब देख मैं इसको फिर से समझाता हूँ। जैसे तेरी फैक्ट्री, तेरी क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री। फैक्ट्री से तेरे दो चीजें आ रही हैं, तो मुझे बताना इस पे सरकार क्या किस पे छूट देगी और किस पे ये करेगी। ये है फर्टिलाइजर और ये बहुत सारे बिस्कुट, ठीक है। तेरे फैक्ट्री से निकल के आया, फैक्ट्री से निकल के आया है बिस्कुट, और तेरे ही फैक्ट्री से निकल के आए फर्टिलाइजर DAP, ठीक है। फैक्ट्री से जब निकला था तो इस बिस्कुट की कीमत थी 5 रुपए पर पैकेट, और ये जो DAP जब निकला था तो इसकी कीमत थी 100 रुपए पर बोरी। ये बोरी में है ना, 100 रुपए पर बोरी। जैसे ही ये बाहर निकला मार्केट में गया तो सरकार इस पे टैक्स लगाएगी या सब्सिडी देगी, टैक्स लगाएगी। ऐड किया टैक्स, ऐड किया टैक्स, ठीक है। और जैसे ये DAP यानी ये फर्टिलाइजर बाहर आएगा, सरकार इस पे सब्सिडी करेगी, सब्सिडी देगी या टैक्स लगाएगी, इस पे सब्सिडी देगी, यानी सब्सिडी देने से प्राइस घट जाएगी, माइनस सब्सिडी, ठीक है, माइनस सब्सिडी। देख अगर मैं कहूंगा ये दोनों आकर के यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस। यानी अगर मैं कहूं कि सरकार ने इस पर टैक्स ठोका 5 रुपए का, तो इस बिस्किट का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपए पर पैकेट, 10 रुपए पर पैकेट। और सरकार ने इस पर सब्सिडी दिया 50 रुपए का, तो इस फर्टिलाइजर का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपए पर गोनी। इतना समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में क्या इस DAP का प्राइस 50 रुपए था, कितना था, 100 रुपए, 100 रुपए। और एक्चुअली में क्या इस बिस्किट का प्राइस 10 रुपए था, कितना था, 5 रुपए। तो तुझे
ये प्राइस के बारे में पता करना है कि ये प्राइस के बारे में? फैक्ट्री वाले पता करना है, क्योंकि फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकला है उसे ही हमें ऐड करना है नेशनल इनकम में। ठीक है, ओके। अब देख, अब इसके लिए तू क्या करेगी? तुझे पता है एक चीज कि हमें मालूम है कि NNP का हम इस्तेमाल करेंगे अपने देश के अंदर की चीजों जो बनी है उसके प्राइस को पता करने के लिए। लेकिन ये NNP जो मार्केट प्राइस पर है ये इक्वल होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें ऐड होता है क्या? टैक्स। उससे चीज हो गई महंगी और माइनस होती है सब्सिडी, चीज हो गई सस्ती। लेकिन हमें क्या मार्केट प्राइस से मतलब है? नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट वाला, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट वाला। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? फैक्टर कॉस्ट को इधर लाऊंगा भैया, यहीं रहने दूंगा। जैसे कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये NNP एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। बात समझ में आई? ये है फॉर्मूला नेशनल इनकम मेजर करने का बाई प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूला है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई प्रोडक्शन मेथड। इतना क्लियर हुआ? ये किसका फॉर्मूला था? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का बाई प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का बाई प्रोडक्शन मेथड। इतना चीज क्लियर हुआ? देख, फिर से बता रहा हूं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? कौन कौन से? ठीक है, प्रोडक्शन, इनकम, कंजम्पशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसमें से हमने क्या पढ़ लिया? प्रोडक्शन मेथड पढ़ लिया। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। ये जो मैंने प्राइवेट, पब्लिक, कॉर्पोरेट ये सब लिखा है, ये यहाँ से नेशनल इनकम के सोर्स हैं ये। ठीक है, सोर्स हैं किसके? नेशनल इनकम के। बात समझ में आई? यहाँ से इस देश को पैसा आएगा और पैसा लाने के लिए हमें चाहिए होता है प्रोडक्शन या सर्विस। तो प्रोडक्शन या सर्विस के लिए ये 4 फैक्टर हैं। ठीक है, फैक्टर, क्योंकि बिना इन चारों के तू किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। अगर तेरे को कोई जमीन नहीं दे तो तू कोई कंपनी स्टेब्लिश कर सकती है? हवा में खड़े होकर किसी चीज का प्रोडक्शन करेगी? इन चारों में से किसी एक भी चीज की कमी हुई तो तू कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी या किसी भी चीज की सर्विस नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो सर्विस या प्रोडक्शन के लिए ये फैक्टर हैं 4। और नेशनल इनकम के सोर्स हैं ये प्राइवेट, पब्लिक, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट। अब इसी नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेगी उसके ये मेथड्स हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, कंजम्पशन मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें से हमने एक के बारे में समझ लिया, प्रोडक्शन मेथड के बारे में। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाता हूं, बहुत सही। अब मैं समझाता हूं कि इनकम मेथड में क्या है। इनकम मेथड बहुत इजी है। इनकम मेथड में कुछ नहीं, जहां जहां से इनकम आ रहा है उनको ऐड कर दो, हो गया। ठीक है, देख, दूसरा है इनकम मेथड। इनकम मेथड किस चीज का है? टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई इनकम मेथड। ठीक है, टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई इनकम मेथड। अब जैसे मैंने तुझे बताया
कि किस देश को इनकम कहाँ कहाँ से होगी, कहाँ कहाँ से होगी, ये प्राइवेट, पब्लिक, कॉर्पोरेट, इन्वेस्टमेंट। और इनके लिए ये फैक्टर कौन कौन से है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो देख इनकम के फैक्टर, इनकम के सोर्स नहीं, इनकम के फैक्टर, इनकम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फैक्टर देख, पहला होता है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है मनी या लिक्विडिटी, और चौथा है इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर। अब देख, अगर तेरे पास, किसी भी इंसान के पास ये चारों चीजें हैं, तो उस पे, वो चारों चीजों में से कोई भी चीज है ना, तो कमाई आराम से हो जाएगी। जैसे तेरे पास जमीन है, तू जमीन को किराए पर दे दे, तू जमीन को किराए पे दे दे, तो जमीन से तेरे को क्या आने लगेगा, किराया आने लगेगा, रेंट। जमीन से तुझे क्या मिलेगा, रेंट। ठीक है, अगर तू लेबर है, काम करती है, कोई भी काम करती है, चाहे खाना बनाती हो, चाहे जो कि ऑफिस वर्क करती हो, तो तुझे तेरे काम के बदले क्या मिलता है, पैसा, वेजेस, वेजेस। अगर तेरे पास पैसा है, ठीक है, तेरे पास पैसा है, तूने पैसा किसी को लोन दे दिया है, तो तुझे उस लोन से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, और और अगर तेरी कोई दुकान है, तूने उस दुकान में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस दुकान से तुझे क्या आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो देख, ये जो चारों सोर्सेस हैं, इन चारों सोर्सेस से देश में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इन्हीं चारों सोर्सेस के पैसों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बाई इनकम मेथड, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको देख, इसको कैसे लिख देगी, अब देख मैं तुझे इसको समझा दूंगा बड़े अच्छे से, सुन। पहले मान ले कि तूने कोई दुकान खोल ली, बार्बर शॉप, ठीक है, ये बार्बर शॉप। अब देख, इसमें इसमें ही तुझे सब समझ में आ जाएगा। ये बार्बर शॉप है, ये बार्बर शॉप में, ये शॉप जहाँ खुला होगा वहां जमीन होगा, वो जमीन किसी न किसी आदमी को होगी, उस आदमी ने उस जमीन को किराए पर दी होगी, तो उस जमीन से उसे क्या आ रहा होगा, अरे उसको क्या कहेंगे, रेंट, किराया, किराया। ठीक है, अब ये जो शॉप है, इस शॉप में कई सारे आदमी काम कर रहे हैं, लेबर है, इस शॉप का मान ले ये जो है ब्रो, ये मालिक है, ठीक है, ये जो है गाड़ी वाला ये मालिक है, और बाकी इसके ये दोनों क्या है, वर्कर है। तो ये दोनों वर्कर जब यहाँ काम कर रहे होंगे, तो इस काम के बदले इन दोनों वर्कर्स को क्या मिलेगा, तनख्वाह, वेजेस, वेजेस। ठीक है, ये जो मालिक है, ये मालिक ने, ये मालिक ने यहाँ पर पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया है, तो इस दुकान से जो कमाई होगी, वो कमाई किसके पास जाएगी, प्रॉफिट के रूप में, इस मालिक के पास, इस मालिक के पास। ठीक है, अब मान ले ये जो प्रॉफिट गया इस मालिक के पास, इसने उस पैसे को किसी और को दे दिया या बैंक में एफडी करवा दिया, तो एफडी पर उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। बात समझ में आई? तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, इन चार फैक्टर से, लैंड, लेबर, मनी, इंटरप्रेन्योर। और अगर इन चारों फैक्टर से आने वाले पैसे को हम ऐड कर दें, तो हमें देश का नेशनल इनकम पता चल जाएगा बाई इनकम मेथड से। क्यों? क्योंकि यहां से सारा का सारा क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। बात समझ में आई? हाँ, तो यहां मैं क्या लिख दूं, नेशनल इनकम, क्या हो जाएगा, इसकी इनकम, रेंट को आर प्लस वेजेस को डब्ल्यू प्लस प्लस इंटरेस्ट को आई प्लस प्रॉफिट को पी, इन सबको जोड़ दो, क्या मिल जाएगा हमें, नेशनल इनकम। इतना क्लियर हुआ? बहुत सही। ठीक है, तो मैंने बताया इनकम मेथड से ये सारा का सारा
चीज हो गया। ये RWIP क्या है? R फॉर रेंट, W फॉर वेजेस, I फॉर इंटरेस्ट और P फॉर प्रॉफिट। ये दो चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाऊं? ओके, आगे चलते हैं और तीसरा समझते हैं कंजम्पशन मेथड। कंजम्पशन मेथड, कंजम्पशन मेथड। अब देख, जैसे मैंने बताया कि दुनिया में कोई भी इंसान हो, ठीक है, वो किसी न किसी चीज का या तो कंजम्पशन करता है या तो प्रोडक्शन करता है। यानी कोई चीज है, जैसे बिस्किट बना है तो कोई कंपनी बिस्किट को बना रही होगी, तो कुछ लोग उसको खा भी रहे होंगे, है ना? उसका कंजम्पशन भी हो रहा है और बिस्किट बन भी रहा है। ओके, अब देख, जब जब कंजम्पशन मेथड या इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, इसको भी लिख देता हूं नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब देख, अगर पहले तू क्या करेगी, पहले तू किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो उसे पैसे दे करके खरीदेगी कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए खरीदेगी, तो खाने के लिए पैसे देगी तो यहां से पैसा आएगा ना, देश में पैसा आएगा, बरोबर, कंजम्पशन से। उसके बाद दूसरा, कोई इंसान क्या कर रहा है कि इस देश में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस देश में आकर के या तो इन्वेस्टमेंट करे, प्रोडक्शन की जगह क्या कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने से कोई चीज का प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन का कंजम्पशन होगा, उससे भी पैसा आएगा। सी और आई याद रखना, ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए तू इन्वेस्टमेंट कर सकती है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट, और वो चीज प्रोड्यूस हुआ तो उसके कंजम्पशन के लिए तू उसे खरीद सकती है, कंजम्पशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हो सकता है कि तू इन्वेस्टमेंट करे, कोई प्राइवेट इंसान, या हो सकता है गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करे। जैसे ये बनाना है, राफेल बनाना था, तो राफेल को देश में नहीं बनाया गया, लेकिन बाहर से जो कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा, बाहर से लेकर के, खरीद करके लेकर के आए बाहर से, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करवाया, उसको इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट करवाने से देश का पैसा बाहर चला जाता है, ठीक है। एक्सपेंड हुआ कि नहीं, एक्सपेंडिचर, तो यहां याद रखना इंपोर्ट, आई फॉर इंपोर्ट। लेकिन ये इंपोर्ट प्लस में नहीं जा रहा है, माइनस में हो रहा है, पैसा माइनस हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है। दूसरा चीज, गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करके इस देश में कुछ खोले, जैसे रेलवे को खोला गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके, तो रेलवे से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें मैं लिख सकता हूं प्लस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरी चीज हो सकती है कि गवर्नमेंट क्या करे, किसी भी चीज को बाहर एक्सपोर्ट करे। इंपोर्ट तो कर ही रही थी राफेल को, अब यहां से मान ले मेडिसिन बनाया, भारत में मेडिसिन बना, और भारत ने क्या किया, मेडिसिन को बड़े पैमाने पर क्या किया, देश विदेशों में एक्सपोर्ट किया, तो उस एक्सपोर्ट से भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो उस चीज को भी ऐड कर दो, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो तू यहाँ देख रही है, यहाँ पर जो देश में जाएगा वहां चीजों का कंजम्पशन होगा, एक्सपोर्ट जो हम करेंगे वो कहीं ना कहीं कंज्यूम ही होगा, है ना। उसके बाद जो हम इंपोर्ट करेंगे उसका भी कंजम्पशन होगा, चाहे इस्तेमाल करेंगे या कुछ न करेंगे, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने वाला चीज होगा तो खा सकते हैं, पहनने वाला होगा तो पहन सकते हैं, इंपोर्ट किया हुआ चीज भी कंज्यूम ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करेगी उससे बनने वाला चीज भी कंज्यूम ही होगा या उसका इस्तेमाल होगा। हम लोग ट्रेन बनाएगी तो ट्रेन में चलेंगे, वो कंज्यूम तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारी चीजें जो तुझे दिखाई दे रही है वो सब कंजम्पशन दिखाई दे रही है, इसलिए हम इस मेथड को क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन मेथड
या एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन इस कंजम्पशन मेथड में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? पहला, कंजम्पशन, किसी भी चीज का कंजम्पशन, ठीक है, पैसे का कंजम्पशन हो गया या कोई सर्विस का कंजम्पशन हो गया। दूसरा, वो जो सर्विस या प्रोडक्ट है वो आया कहाँ से है? इन्वेस्टमेंट के जरिए आया होगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा, हम पहले प्लस प्लस एक ही साथ लिख रहे थे। तीसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पहले हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखा, फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट देख लिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बाहर चीजों को एक्सपोर्ट किया, वो भी, उससे भी पैसा आया। और लास्ट में हम जो घटा क्या देंगे? जो देश में इंपोर्ट हुआ है। अब देख, मैं पहले इसको एक आसान में लिख दूं, देन यू विल गेट टू नो कि ये सब क्या लोचा हो रहा है सर। नेशनल इनकम कंजम्पशन मेथड से भारत में कहा। एक्चुअली में ये वाला जो मेथड है ना, ये भारत में यूज नहीं होता है, बहुत वो है, कॉम्प्लिकेटेड है ये। वो दिया हुआ है, इसके लिए पढ़ रहे हैं सिलेबस में है, इसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। देख, नेशनल इनकम एनआई लिख दूं, चलेगा ना? बाई कंजम्पशन मेथड, कंजम्पशन, इसमें क्या होता है? किसी भी चीज का पहली बात तो जो कंजम्पशन होता है, हम लोग खपत, कंजम्पशन प्लस ये कंजम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में लिखता हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा, इन्वेस्टमेंट। अब देख, तो उसको यहाँ ऐसे समझ, नेशनल इनकम बाई कंजम्पशन मेथड। मैंने एक, तेरे को मैं दिखाता हूँ, ये मारी लाइट दिख रहा है? इस मारी लाइट का मैंने क्या किया? कंजम्पशन कर लिया। तो कंजम्पशन करने के लिए मैं इसे खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? खरीदूंगा। तो खरीदूंगा तो देश को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहली चीज मैंने लिख दिया कंजम्पशन, कंजम्पशन, कंजम्पशन से आने वाला पैसा। दूसरी चीज मैं कहता हूँ, इस मारी लाइट को बनाने के लिए मुझे फैक्ट्री डालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट करूंगा, और उस इन्वेस्टमेंट से भी देश को पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जैसे देख, मैं अगर फैक्ट्री लगाऊंगा तो जमीन खरीदूंगा, उसमें से सरकार को टैक्स दूंगा, लेबर लाऊंगा, वो लोग कमाएंगे, वो टैक्स भरेंगे, ठीक है। फिर कंपनी बनाऊंगा तो लोहा, स्टील, लक्कड़, पानी सब खरीदूंगा, तो सब सरकार को पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी पैसा आएगा देश में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब मान ले इस मारी लाइट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट बोली मैं खुद मारी लाइट बनाऊंगा, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमारे लाइट को देश में ही क्यों कंज्यूम किया जाए, बाहर भी भेजो, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें तो भी पैसा आएगा देश में। लेकिन लेकिन क्या हो जाए कि इसका इसका मांग इतना बढ़ जाए देश में कि गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ जाए। तब इंपोर्ट करेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? अबे इंपोर्ट करने से पैसा देश में आता है कि जाता है? जाता है ना। तो इतनी सारी चीजें को तुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, किसके लिए? किसी भी चीज के कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो पहली चीज, इस मारी के कंजम्पशन के लिए तेरे पैसा आया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से पैसा आया, एक्सपोर्ट से पैसा आया, और इंपोर्ट से पैसा गया, ठीक है। इंपोर्ट से पैसा गया। तो देख, नेशनल इनकम का इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला आता है वो क्या देते हैं लोग? फॉर्मूला, नेशनल इनकम बाई कंजम्पशन इक्वल टू होता है, देख, कंजम्पशन का सी प्लस इन्वेस्टमेंट का आई, आई प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का जी, एक्सपोर्ट का एक्स, और इंपोर्ट में
एम, ये फॉर्मूला आता है सी आई जी एक्स माइनस एम, सी आई जी एक्स माइनस एम, सी आई जी एक्स माइनस एम। कहेगा कि नेशनल इनकम बाई कंजम्पशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, सी आई जी एक्स माइनस एम, सी आई जी एक्स माइनस एम। बात समझ में आया? सी आई जी एक्स माइनस एम, कंजम्पशन मेथड से नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? सी आई जी एक्स माइनस एम। इसमें तुझे सब कुछ पता है। सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इम्पोर्ट। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ू, आगे देखता हूं चौथा मेथड। चौथा मेथड है क्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स, अरे क्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। क्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, इसको कहते हैं जीबीए मेथड। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? जीबीए मेथड। ठीक है, जीबीए मेथड, नेशनल इनकम बाई जीबीए मेथड। अब इसको समझ, ये है गेहूं, गेहूं को मैंने दिया पीस, बन गया आटा, फ्लोर, और इस फ्लोर से मैंने बना दिया मारी लाइट। ठीक है, इस आटे से मैंने क्या बना दिया? मारी लाइट। अब देख, सपोज कर कि ये गेहूं है 1 किलो, 1 kg, और इसका प्राइस था 20 रुपए पर केजी। जब ये आटा बना तो 1 kg आटा, इसका प्राइस हो गया 30 रुपए। लेकिन जब मैंने इसका एक पैकेट बिस्किट बना दिया तो इस एक पैकेट बिस्किट का जो प्राइस हो गया वो हो गया 50 रुपए, 50 रुपए, पास में 50 रुपए। अब क्या होता है, जैसे हमने देखा था, चाहे जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे एनएनपी हो, हम लोग हमेशा उसमें लास्ट प्रोडक्ट की लास्ट प्राइस को ऐड करते थे। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट प्राइस, यानी अगर हमें देश की जीएनपी में नेशनल इनकम में काउंट करना रहेगा तो हम क्या काउंट करेंगे? ये 50 रुपए सीधा काउंट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि अच्छा अगर 1 किलो गेहूं है तो क्या 1 किलो पूरा का पूरा आटा बन गया? हो सकता है कि आधा किलो ही आटा बना हो, आधा किलो गेहूं कोई खा गया हो, गाय, बकरी, घून, चूहा, चूहा तो आजकल काट भी लेता है। वैसे ही आटा 1 किलो न बन करके आधा किलो बना हो तो इसका तो 30 रुपए नहीं मिल पाएगा, मतलब 15 रुपए होगा। ठीक है, गेहूं अगर आधा किलो रह गया होगा तो 10 रुपए हो जाएगा। मारी लाइट फिर एक पैकेट पूरा न बन के आधा पैकेट बनेगा तो इसका 25 रुपए हो जाएगा। मतलब कि लास्ट प्राइस तुम ऐड तो कर लोगे, लेकिन बीचों में पता ही नहीं चलता कि लास्ट प्राइस तक आते आते बीच में सारा का सारा क्या गोलमाल हो गया है। ठीक है, इसके लिए लोगों ने कहा कि जो जहां पर है ना वहीं पर चीजों को काउंट कर लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। अब देख इसमें क्या कहा उन लोगों ने, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में पहले जो इनिशियल प्राइस था ना उसको काउंट कर लो। इनिशियल प्राइस क्या था? 20 रुपए। इनिशियल प्राइस क्या है? 20 रुपए। उसके बाद देखो कि जब नेक्स्ट स्टेप बढ़ाया गया तो उसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? 20 से 30 हुआ, कितने रुपए की बढ़ोतरी ऐड हुई, यानी कितने रुपए ऐड हुआ? 10 रुपए, यानी इनिशियल प्राइस प्लस एडेड प्राइस, एडेड वैल्यू, कितना ऐड हुआ है? 10 रुपए। ठीक है,
अब फिर देखो, और अगर आगे गया है तो आगे जाने के बाद और कितना पैसा ऐड हुआ है, 30 से 50 हो गया, कितना ऐड हुआ, एडेड वैल्यू, तो कितना ऐड हुआ, 20। अब अगर तू इन सबका टोटल निकालेगी, 20 10 20 20 50, तो भी कितना आ रहा है, 50 ही आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में जो प्राइस आता है, जो वैल्यू निकल के आती है, वो प्रोडक्ट के लास्ट प्राइस के बराबर ही होती है ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में जो वैल्यू निकल के आती है, वो वैल्यू किसी प्रोडक्ट के लास्ट प्राइस के बराबर ही होती है। ठीक है, तो या तो तुम लास्ट प्राइस ही काउंट कर लो, या तो ऐसे ऐसे एक एक स्टेज पर काउंट करते रहो। एक एक स्टेज पर अगर काउंट करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि बीच में कहीं गोलमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर 20 रुपए पहले प्राइस था, आगे जाकर के पता चला 1 किलो आटा न होकर के आधा किलो आटा हुआ, तो तुझे यहीं पर वैल्यू में पता चल जाएगा, यहाँ 30 रुपए नहीं 15 रुपए है। यहाँ क्या हो जाएगा, 30 रुपए नहीं 15 रुपए है, तो 15 रुपए है, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ, कुछ 20 रुपए से 15 रुपए ये घट गया है, तो तू यहाँ -5 करेगी। ठीक है, फिर आगे जाएगा, आगे जाकर के जो वैल्यू आया, मान ले ये 50 रुपए ना आकर के क्या हो गया है, 30 रुपए आ गया है, तो तू इसमें देखेगी यहाँ 15 था, 30 रुपए हो गया, 15 रुपए बढ़ गया है, तो यहाँ 20 की जगह तू +15 करेगी। ठीक है, अब वैल्यू निकाल, तो देख 20 5 25 25 5 30 10 40, अब यहाँ 50 की जगह क्या आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर बीच बीच में तुझे घपला वपला पता करना है तो तू ये वैल्यू निकाल, मतलब इनिशियल प्राइस प्लस वैल्यू एडेड प्लस वैल्यू एडेड। ठीक है, और हर एक जगह हर एक स्टेज पर तुझे वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और अगर हर एक स्टेज पे वैल्यू को ऐड नहीं करना है तो लास्ट प्राइस को काउंट कर लो। ठीक है, तो वैल्यू एडेड प्राइस किसमें बेनिफिशियल होता है, बीच में हुए घोटाले की जांच के लिए। बात समझ में, हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यू एडेड में जो प्राइस आता है, जो प्राइस आता है, अगर बीच में घोटाला नहीं हुआ है तो वो प्रोडक्ट के लास्ट प्राइस के बराबर होता है, होता है। देख, अब यहीं पर अलग अलग जगह पर सरकार ठोक देती थी टैक्स। गेहूं था, गेहूं पे मान ले 10 रुपए का टैक्स ठोक दिया, फिर आटा हो गया तो आटा पर 20 रुपए टैक्स ठोक दिया, बिस्किट बन गया तो बिस्किट पर जो कि 30 रुपए टैक्स ठोक दिया। यानी अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स पर कहते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स होता था वैट। ठीक है, इसी वैट को हटा करके लाया गया जीएसटी, ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स। यानी अगर अगर ये आटा है किसी स्टेट में 30 रुपए है, अगर वो जीएसटी के अंदर आ गया तो पूरे भारत में 30 रुपए ही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो वो मैं वैट वैट जीएसटी वेस्टी बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या तेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जीबीए मेथड। नेशनल इनकम निकालने के लिए जीबीए मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम बाई जीबीए मेथड क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू प्लस एडेड वैल्यू प्लस एडेड वैल्यू, तब तक प्लस प्लस करते रहो जब तक तुम्हें लास्ट प्रोडक्ट ना मिल जाए। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट, समझा, ये हो गया हमारा नेशनल इनकम बाई जीबीए मेथड, क्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। बात समझ में आएगा, तो हमने नेशनल इनकम के कितने मेथड देख लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए चारों समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आज के लिए यहीं रखते हैं, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।